इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आई होप आपको 1 से लेके 4 जो हमने चैप्टर अभी तक कवर किए हैं वो समझ में आए होंगे। और अगर आपका कोई डाउट है उनके रिलेटेड तो आप जो है मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका क्षेत्र। ना अगर मैं आपसे बात करूं किसी स्टेट की, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो राज्य में क्या क्या आता है। राज्य में हमारा सबसे पहले कोई एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, मतलब कि कोई एक निश्चित टेरिटरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कोई टेरिटरी है एक्स, ये कोई टेरिटरी है एक्स और इस पे जो है कुछ लोग आके रहने लग जाए, मतलब कि हमारे पास जो है जमीन होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, प्लस उस पे कुछ पॉपुलेशन रहनी चाहिए, कुछ लोग उस पर रहने चाहिए। तो ये लोग जो हैं जाकर इस लैंड पर रहेंगे। तो दो चीजें होगी, लैंड प्लस में पॉपुलेशन। नाउ अब जो है इन इस पॉपुलेशन में से कुछ लोग जो हैं मिलके सरकार बना लेंगे, तो एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इन लोगों ने मिलके क्या बना ली, सरकार बना ली। ग्रीन वाली जो है वो क्या है, गवर्नमेंट है। ग्रीन वाली आपकी गवर्नमेंट है। तो तीन चीजें होगी स्टेट में, क्या होगी, लैंड होगा, पॉपुलेशन होगी, गवर्नमेंट होगी। और ये जो सरकार है ये कैसी होगी, वो होगी सोवरेन होगी, मतलब कि भारी इस पर कोई भी दबाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए स्टेट में। तो इसी तरीके से हमारा जो है संविधान लिखा गया है। तो जब भी हम संविधान पढ़ते हैं सबसे पहले तो है उद्देशिका आती है जो हमने पढ़ी। फिर उसके बाद जो है हमारा आता है क्या, लैंड। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत की जमीन के बारे में। फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जनसंख्या, मतलब सिटीजन कौन कौन होंगे। फिर हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पढ़ते हैं। उसी बीच आपको देखने को मिलेंगे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। तो लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और फिर उसकी सॉवरेनिटी, ये सब चीजें उस तरीके से एक सीक्वेंस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में, मतलब कि पार्ट 1 में, आर्टिकल नंबर 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमारा आता है अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, जो कि कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में है, संघ राज्य के बारे में जो है वो बात करता है। इट टॉक्स अबाउट द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो क्या कहता है आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है नेम एंड टेरिटरी, नेम एंड टेरिटरी किसकी, ऑफ द यूनियन। देखो अब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 1 की लैंग्वेज कहती है इंडिया डेट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या, इंडिया जो कि भारत है, शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिया, भारत और यूनियन, आपको तीन वर्ड यहाँ पे दिखे होंगे, इंडिया, भारत और यूनियन, इन्हीं को समझेंगे। आर्टिकल 1 जो है वो सिग्निफाई करता है, दो चीजों की तरफ इशारा करता है। और वो दो चीजें क्या है, एक तो है नाम और दूसरा क्या है, पॉलिटी। एक है हमारा नाम और दूसरा है पॉलिटी। ठीक है। नाउ अब एक हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ यूनियन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि यूनियन क्या होता है और वो फेडरेशन से अलग कैसे होता है। तो इंडिया डेट इज भारत, उसको डिस्क्राइब किया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वर्ल्ड में जो है दो प्रकार के सिस्टम मिलते हैं, एक कहलाता है यूनियन और दूसरा कहलाता है
फेडरेशन। एक क्या कहलाता है? यूनियन। दूसरा कहलाता है फेडरेशन। नाउ यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सारी पावर्स वो किसके पास होती है? एक लेवल पर होती हैं। मतलब कि क्या कहेंगे हम? ऑल पावर्स आर वेस्टेड एट वन लेवल। सारी शक्तियां एक जगह पर ही होती हैं। डेट इज सेंटर। और वो क्या है? वो है सेंटर। और फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर्स आर डिवाइडेड एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल पर जो है वो डिवाइडेड होती हैं। तो दो चीजें हैं यहाँ पर। यूनियन का अर्थ क्या है कि सारी पावर एक जगह है, और फेडरेशन में पावर जो है वो डिवाइडेड होती हैं डिफरेंट लेवल पर। अब डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पर मैं जो है एक जो है चार्ट बना लेता हूँ, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि यूनियन में क्या होता है और फेडरल सिस्टम में क्या होता है। तो एक तरफ लिख लेते हैं फेडरल, और दूसरी तरफ यूनियन। फेडरल में क्या होगा? दो सरकारें होंगी, डेट इज दी टू गवर्नमेंट होंगी। वहीं पर यहाँ पर एक ही सरकार, मतलब कि सिंगल गवर्नमेंट होंगी। भारत में क्या है? फेडरल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल भारत में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और राज्य सरकारें भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं। इंडिया में हम इससे आगे बढ़ गए, हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो भारत में आपको क्या देखने को मिलता है? इन इंडिया वी हैव द थ्री टायर सिस्टम। तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, और हमने पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को भी पावर जो है फर्दर डेलीगेट की हुई हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कि फेडरल में हमेशा याद रखना कि जो संविधान होगा वो कैसा होता है? वो लिखित होता है, मतलब कि रिटन होता है। ठीक है, कैसा होता है? रिटन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। और मैं अभी समझाऊंगा कि रिटर्न क्यों होता है। वहीं अगर हम यूनियन में बात करें, मे बी रिटर्न, रिटर्न हो भी सकता है, जैसा कि कहाँ पर है? फ्रांस में मिलता है देखने को। और मे नॉट बी रिटर्न, जैसा कि हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है। अच्छा, मैंने अभी हमने पढ़ा था, जब हमने चैप्टर नंबर 1 2 किया, सेलिएंट फीचर किए, वहां पर हमने जो है पढ़ा था कि रिटर्न और अनरिटर्न में क्या फर्क होता है। तो रिटर्न और अनरिटर्न का लिटरल मीनिंग पर मत जाना कि एक लिखित है और एक लिखा ही नहीं हुआ है कहीं। अच्छा, दोनों लिखे हुए हैं। मैंने एग्जाम्पल कहा था कि अगर आपसे कोई भारत का संविधान मांगे तो आप एक बुक दे दोगे उसको, एक बुक में कंपाइल्ड जो एक समय पे बना है उसके लिए। एक रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके लिए एक बॉडी बनाई जाती है उस पर्पस के लिए। और जब उस बॉडी का काम खत्म हो जाता है तो वो सीज टू एग्जिस्ट, तो वो जो है लुप्त हो जाती है, वो अब फिर रहती नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लॉ वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, और उसको हम पन्ने पन्ने ऐड करते रहते हैं। अच्छा, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप जब मान लो नोट्स बनाते हो तो आप वाइट शीट्स का प्रयोग करो। तो फॉर एग्जांपल आपने सारे नोट्स जो हैं किस पर बनाए? वाइट शीट पर बनाए। तो 5 वाइट शीट आपकी पॉलिटी की, 5 आपकी वाइट शीट हिस्ट्री की, और फिर आपको कुछ करंट का मिला पॉलिटी से, तो वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। आपको हिस्ट्री का मिला, कल्चर का कुछ मिला, वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जो भी आपको मिलता जा रहा है वो आप ऐड करते जा रहे हो, और वो आपके जो है जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके नोट्स तैयार होते जा रहे हैं। तो ये जो है हर एक चीज जो है पार्ट है नोट्स का। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनता गया। और वहीं अगर हम बात करें फेडरल में या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपने एक बार नोट्स बनाने स्टार्ट किए जब आपने यूपीएससी प्रिपरेशन की थी, और आपने एक बुक बना के तैयार कर दी, और आपके नोट्स जो हैं खत्म हो गए। या फिर जो नोट्स आपको जो है इंस्टीट्यूट, आप कहीं से अगर तैयारी कर रहे हैं, उसने आपको जो है नोट्स बुक्स स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर दी हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें
आप दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में हर रोज हर एक क्लास के आपको एक एक करके नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अभी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो जो चैप्टर होता जा रहा है उसके बाद जो है दो दो करके या तीन तीन चैप्टर्स के मैं आपको एक साथ जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप उसको जो है या तो लिख रहे हैं या फिर इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस तरह से जो है वो अनरिटन हो गए, वो रिटर्न हो गए, और लिखिए दोनों गए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा क्या था कि फेडरल में हमेशा रिटर्न क्यों होगा। अच्छा, फेडरल में क्या होता है, लड़ाई ना हो, सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियां बट गई। जब दो लोगों में शक्तियां बट जाती हैं तो उनमें लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए लिखित होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, दो सरकारें हैं तो इनमें पावर डिवाइडेड होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर। वेयर एज यहाँ पर क्या है, नो डिवीजन ऑफ पावर। अगली हमारी क्लासिफिकेशन अगर हम समझें तो क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल। तो फेडरल हमारा क्या होगा, वो होगा रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, उसको अमेंड करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कुछ पार्ट के लिए हमें संशोधन करने के लिए रिजिड है, और कुछ के लिए जो है वो फ्लेक्सिबल है, आसानी से जो है अमेंड हो जाता है। अब बात कर लें तो किसमें क्या सुप्रीम होगा, फेडरल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो इसमें जो है यूनियन वाले में कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट। अब बात करते हैं अगला पॉइंट जिस पे हम चर्चा करेंगे, जो है वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी फेडरल में। वेयर एज अगर हम बात करें यूनियन में जो है मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट। लेजिस्लेचर बाइकैमरल होगा, और यहाँ मे बी और मे नॉट। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। तो यूनियन और फेडरेशन में आपको अब जो है समझ में आ गया है। तो व्हाट इज द नेम मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 1। तो भारत का नाम बताया गया है, दो चीजों की बात करता है आर्टिकल 1। एक तो नाम लिखा हुआ है हमारे देश का, और दूसरा किस टाइप की पॉलिटी वो फॉलो करता है। तो नाम क्या है, इंडिया डेट इज भारत। इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देयर वाज अ डिबेट रिलेटेड टू टू नेम्स ऑफ द कंट्री। So, to resolve this, unanimity in the Constitution Assembly adopted India, that is Bharat, the name of the country। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, संविधान सभा में जो है नाम को लेके बड़ी बहस हो रही थी, और अब जो है दो नामों के ऊपर जो बड़ी चर्चा हुई कि भाई भारत का नाम क्या रखें। मतलब जो देश अभी बनने वाला है उसको इंडिया रखें मॉडर्न नेम, या फिर उसका जो पास्ट का नाम है उसको रखें। तो दोनों का ही मिश्रण रख लिया, ये कह दिया कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया डेट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें हमने दोनों नाम पारंपरिक और आधुनिक शामिल किए। टाइप ऑफ पॉलिटी हमने क्या ली, वो ली यूनियन ऑफ द स्टेट्स। टाइप ऑफ जो पॉलिटी है वो डिस्क्राइब्ड जो है वो यूनियन है, बट ये जो है फेडरल इन स्ट्रक्चर है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उन्होंने प्रेफर किया यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन दी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, अब वो समझते हैं। आगे बताया गया है कि वाई यूनियन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन, डॉक्टर अंबेडकर का ये राय थी। तो उन्होंने तीन रीजन दिए। पहला कहा कि इंडियन फेडरेशन वो बेस्ड नहीं है किसी एग्रीमेंट, राज्यों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है वो, जैसा कि यूएसए में हुआ है, वहां पर क्या है, वो एक एग्रीमेंट है।
तो यहाँ पर राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है भारत में, क्योंकि राज्य मिले नहीं हैं। यूएसए की अगर बात करें, वहां पर क्या हुआ, स्टेट्स जो हैं एक साथ आए और उन्होंने एक फेडरेशन बनाया, ठीक है, एक कंट्री बनाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम से। पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। स्टेट्स को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नाउ थर्ड इज फेडरेशन, जो हमारा है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब देश एक अखंड इकाई है। राज्यों में बांटना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए है। ठीक है, राज्य देश के नाम पर अलग नहीं हो सकता। और फेडरेशन वो यूनियन है, क्योंकि आप उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगला आता है टेरिटोरियल कैटेगरीज एज पर आर्टिकल 1 सब क्लोज 3 कहता है। अच्छा, इसको समझने से पहले एक हम डिफरेंस समझ लेते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या फर्क होता है। एक शब्द है यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा हमारा शब्द है वर्सेस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें क्या आता है, स्टेट्स आते हैं। तो यूनियन इंक्लूड ओनली द स्टेट्स, और जो कि एंजॉय करते हैं स्टेटस ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम। क्या है इसमें, ओनली द स्टेट्स, ओनली द स्टेट्स जो कि फेडरल सिस्टम के मेंबर्स हैं। और पावर डिस्ट्रीब्यूट है सेंटर और स्टेट के बीच में। वहीं टेरिटरी इंक्लूड करती है क्या, जो भी भारत की टेरिटरी है जिस पर भारत की सॉवरेनिटी है। एंटायर टेरिटरी ओवर विच सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया फॉर द टाइम बीइंग एक्सटेंड्स। यहां पर वर्ड याद रखना, सॉवरेनिटी, संप्रभुता। आई होप ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की टेरिटरीज को जो है 3 भागों में डिवाइड करता है। अच्छा, इसको समझने से पहले आर्टिकल 1(3), उससे पहले हम एक देख लेते हैं आर्टिकल 1 सब क्लोज 2 क्या कहता है। जो 1 सब क्लोज 2 कहता है कि द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी, जो कि स्पेसिफाइड होंगी फर्स्ट शेड्यूल में। तो द टेरिटरी ऑफ इंडिया उनको क्लासिफाई कितने कैटेगरीज में किया गया है, 3 कैटेगरी में। तो वो कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है हमारी स्टेट्स की टेरिटरी, दूसरा यूनियन टेरिटरी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई हैं, और थर्ड आती हैं सच अदर टेरिटरीज जिनको एक्वायर किया जाए। टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के द्वारा भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है। नाउ फर्स्ट शेड्यूल में राज्य और यूनियन टेरिटरी, संघ प्रदेश के नाम व उनके क्षेत्रीय विस्तार मेंशन किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। अगर हम आज की बात करें 2025 की, तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन, दैट इज दी पार्ट 21 की। तो इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है जो सामान्य प्रावधानों पर हावी होता है। वो कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका। इनके बारे में अलग से हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। देन पांचवा और छठा शेड्यूल वो बात करता है शेड्यूल एरिया की और ट्राइबल एरियाज के लिए। इनका अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इनका अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
तो इसमें देखो, सबसे टेरिटरी ऑफ इंडिया वो एक बड़ा एक्सप्रेशन है एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आएगा? स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी। वहीं यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ राज्य आएंगे जो संघ के फेडरल सिस्टम के हिस्सा है। स्टेट्स हैव फेडरल पावर शेयरिंग किसके साथ? सेंटर के साथ। और यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर टेरिटरी, वो डायरेक्टली कौन जो गवर्न करता है, कौन चलाता है? उनको चलाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन इंडिया एक्वायर टेरिटरी एंड व्हाट आर द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, क्या तरीके हैं जिससे कि भाई टेरिटरी को एक्वायर किया जा सकता है? तो वही टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, भारत द्वारा विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण। इंडिया क्या है? वो एक सोवरन नेशन है, मतलब कि इंडिया के ऊपर कोई नहीं है, किसी का दब वो नहीं है, इंडिया अपने अफेयर्स खुद चला सकता है। ठीक है। नाउ इंडिया कैन एक्वायर द टेरिटरी विया द इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं कि तीन तरीके हैं। पहला है कि सेसेशन, मतलब ट्रीटी के थ्रू गिफ्ट कर दिया किसी ने, या खरीद लिया, या लीज पे लिया, या प्लेबिसाइट कराकर वहां पर तो टेरिटरी हम ले सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑक्यूपेशन, भाई जो पहले से क्लेम नहीं की गई है, भाई उस पे कोई पहले से रहता नहीं है, कोई वहां पर रिकॉग्नाइज्ड राजा नहीं है, तो उस जगह पर मान लो ये कोई एरिया है एक्स, और इस पे कोई भी जो है रूलर नहीं है, कोई भी जो है रह नहीं रहा है, मतलब कि जनता नहीं है और जनता की कोई सरकार नहीं है। तो हम जाकर, भारत पहली बार पहुंचता है इस पे, तो भारत कहता है कि अपना झंडा गाड़ के कि ये मेरी जमीन है। अच्छा, यही जो है फॉलो होगा कहाँ पर? मून पर। अगर मून पर हम जाएं और वहां पर हमें पानी मिल जाए और वहां पर प्लॉट कटना स्टार्ट हो जाए, तो जिस जिस एरिया पर भारत अपना जो है झंडा लगा देगा वो भारत का हो जाएगा, मतलब अनक्लेम्ड है और किसी ने उसको क्लेम ना किया हो। देन थर्ड आता है कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन के द्वारा। और इसके एग्जाम्पल से समझे कि दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुदुचेरी एटसेट्रा। तो कॉन्क्वेस्ट करके या सब्जुगेशन के थ्रू वी कैन एक्वायर द टेरिटरी। तो ये तीन मेथड हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है एडमिशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट की। और क्या एडमिट करेंगे हम? राज्यों को। कैसे राज्यों को? नए राज्यों को एडमिशन देना या इस्टेब्लिश करना नए राज्यों को। तो इसके लिए आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ इन एडमिट इनटू द यूनियन or establish new states on such terms and condition as it think fit. Now who can admit or establish a new state? किसके पास ये पावर है कि वो एडमिट कर सके? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पावर किसके पास है? इट इज द विद द पार्लियामेंट। किसी नए राज्य को एडमिट करने की पावर किसके पास है? वो संसद के पास है। और संसद किसके थ्रू कर सकता है? बाय लॉ, लॉ बनाकर, कानून बनाकर। एडमिट एग्जिस्टिंग स्टेट इनटू इंडिया, या फिर एस्टेब्लिश कर सकता है नए राज्य को। नाउ ये एप्लीकेबल है फॉर दी स्टेट्स आउटसाइड द यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ यहां पर दो प्रकार की पावर है। एक है जो पावर टू एडमिट, विच आर नॉट। दूसरा है पावर टू एस्टेब्लिश, विच आर ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2A। वो जो है रिपील कर लिया गया, बट कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। रिपील माने उसको हटा दिया गया है, वापस ले लिया गया है।
तो आर्टिकल 2A यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आर्टिकल 2A इट इज रिपील्ड, और इसको जो है रिपील किया गया 30, ये जो है ये ऐड किया गया था 36th अमेंडमेंट, 36वां संविधान में संशोधन किया गया 1975 में। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल था अबाउट द सिक्किम। अच्छा, सिक्किम में जो है क्या हुआ, सिक्किम का केस बहुत ज्यादा जरूरी है। सिक्किम में क्या हुआ, सिक्किम की जो जनता थी वो भारत में मिलना चाहती थी, बट वहां का राजा नहीं चाहता था। तो सिक्किम की जनता के जो है जनता ने आग्रह किया, और उनका जो रूलर था, राजा था, वो जो है बड़ा वहां पर जो है जुल्म कर रहा था उन पर। तो जो है उनकी इच्छा थी लोगों की भारत से मिलने की, तो भारत ने 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में, और सिक्किम को जो है भारत में स्टार्टिंग में ऐड किया गया 36th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज अ एसोसिएटेड स्टेट। ना फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम पीओके में चले जाएं और पीओके पे ऑक्यूपाई कर लें, तो सबसे पहले पीओके को हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पीओके को एसोसिएट स्टेट बनाएंगे, एंड बाद में वहां पर कंडीशन देखेंगे, और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम परमानेंट स्टेट का वहां पर दर्जा दिया जाएगा। नाउ अगला आता है हमारा आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 बात करता है अबाउट द इंटरनल चेंजेस, किसी भी राज्य में उसकी बात करता है। तो ये डील करता है किससे, तो आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, दूसरा अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बदल देना, नए राज्य बना लेना, नाम बदल देना, मर्ज या फिर अलग कर देना, किसको, राज्यों को मर्ज करना या फिर अलग करना। और ये अप्लाई होता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो कि हमारे यूनियन के हैं। अब बात बात करते हैं की डिफरेंस, आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। तो आर्टिकल 2 एडमिशन की बात करता है, क्रिएशन की बात करता है, नए राज्य जो कि ऑलरेडी नॉट ऑलरेडी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। और आर्टिकल 3 बात करता है इंटरनल चेंज करने की, किसमें, जो हमारे राज्य पहले से ही भारत में है उनमें कोई बदलाव करने की। नाउ कोई भी अगर हम बात करें, पार्लियामेंट बाय लॉ हमने ऊपर पढ़ा कि वो जो है क्या कर सकता है, एक स्टेट को बना सकता है ना, कैसे फॉर्म करेगा, तो वो स्टेट को फॉर्म करेगा सेपरेट करके टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, या फिर यूनाइट करके दो या दो से ज्यादा स्टेट या पार्ट्स ऑफ द स्टेट, या फिर यूनाइट करके क्या, टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या फिर इंक्रीज करेगा एरिया, डिमिनिश कम करेगा एरिया, या अल्टर कर देगा मतलब चेंज कर देगा बाउंड्रीज को, या फिर अल्टर करेगा नेम। आई होप ये जो है क्लियर है ना। पार्लियामेंट की पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट, आर्टिकल 3 और वो आर्टिकल 4 की बात करते हैं। व्हाट पार्लियामेंट कैन डू अंडर आर्टिकल 3, संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को क्या शक्ति देता है। पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर है कि वो फॉर्म कर सकता है एक राज्य, कैसे, सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये स्टेट भारत में एक्स है, किसी का नाम नहीं लेंगे स्टेट का, और उससे ये एरिया अलग करके, ये एरिया अलग करके वाई स्टेट बना सकता है, ये जेड स्टेट बना सकता है, या फिर यूनाइट कर सकता है कि दो स्टेट बने हुए थे ए और बी, इन दोनों को मिला के एक स्टेट ए बी बना सकता है, यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स देयर ऑफ, एडिंग एनी टेरिटरी टू अ स्टेट, ये राज्य है इसमें भाई, ये बी राज्य है, ए ये बी, और बी का ये कोई डिस्ट्रिक्ट है सी, ठीक है, ये B1 है, B1 है, तो ए में ये B1 जुड़ जाएगा, तो ये ए कैसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, ठीक है। ए B1 इधर चला गया, बी इधर रह गया। आई होप ये समझ में आया होगा।
अगला है इंक्रीज करके टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, या फिर डिमिनिश करके दी एरिया ऑफ एनी स्टेट, या फिर अल्टर करके बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, या चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। नाउ कंडीशन टू एक्सरसाइज पावर अंडर आर्टिकल 3 क्या कंडीशन है इन शक्तियों को प्रयोग करने की शर्तें। तो शर्तें क्या कहती हैं कि अ बिल फॉर दिस पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आपको जो है देखो, इसकी अगर हम बात करें किसी राज्य को बनाने की प्रक्रिया पर अगर जाएं, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो रेफर करेगा बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट। तो इससे पहले, रेफर करने से पहले अगर हम बात करें, तो एक बिल जो है उसकी प्रायर परमिशन चाहिए, भाई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अब राष्ट्रपति ने मान लो पूर्व एक, देखो ये स्टेट ए है और ये बी है, तो जो है ए सॉरी ए ये कोई स्टेट ए है, और इसमें से इस पोर्शन को निकाल के इस स्टेट को बी बनाना है। तो पहले राष्ट्रपति के पास वो प्रपोजल जाएगा, राष्ट्रपति प्रायर रिकमेंडेशन देगा बिल को। फिर उसके बाद मतलब कि रिकमेंड करने से पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल। देखो यहाँ पर मस्ट लिखा है, मतलब कि जरूरी है कि वो रेफर करे, भेजे कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को, मतलब कि जो पहले राज्य ए था उसको भेजे। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश का राज्य है। अब आंध्र प्रदेश में से एक नया राज्य बनाना है, और वो बनाना है ये राज्य ब्लू वाला, डेट इज दी तेलंगाना। तो वो बिल पहले राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति अपनी रिकमेंडेशन देने से पहले जो है उस बिल को कहाँ भेज देगा, आंध्र प्रदेश राज्य को भेज देगा कि भाई तुम जो है अपनी व्यूज बताओ और स्पेसिफाइड टाइम में बताओ। बट ये जो व्यूज जो स्टेट बताएगा, आंध्र प्रदेश ने मान लो कह दिया कि भाई हम जो है अलग नहीं करना चाहते, तो ये व्यूज बाइंडिंग नहीं है। राष्ट्रपति या संसद उन्हें या अस्वीकार कर सकता है। हर बार संशोधन होने पर राज्य विधानसभा से पुनः राय लेना जरूरी नहीं है। मतलब कि हर बार जो है बिल भेजने के लिए बिल नहीं भेजना ये आवश्यक नहीं है। अगर यूनियन टेरिटरी है तो कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं होती, पार्लियामेंट खुद जो है निर्णय ले सकता है। अच्छा फिर से जो है एक बार प्रोसीजर समझते हैं। राष्ट्रपति जो है वो रेफर करेगा बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को। प्रेसिडेंट टाइम लिमिट जो है बताएगा कि इतने टाइम लिमिट में जो है आपको जो है इसको पढ़ के इसके ऊपर अपनी राय देनी है ना। प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है एडवाइस एक्सेप्ट करने के लिए। बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी में भी। अच्छा की अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट फुल अथॉरिटी टू ड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। स्टेट कंसेंट इज नॉट मैंडेटरी, स्टेट की राय जरूरी नहीं है, सहमति जरूरी नहीं है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड। इसलिए भारत क्या है, एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। इसका मतलब क्या हुआ इस वाक्य का, इस वाक्य का अर्थ समझते हैं। इसका मतलब है कि आप यूनियन को जो है भारत को जो है डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बट राज्यों में बदलाव हो सकते हैं। भारत वैसा ही रहेगा, भारत से कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट कैन रीऑर्गेनाइज और एबॉलिश द स्टेट। बट वहीं यूएसए में क्या है, ये जो स्टेटमेंट है यूएसए में बदल जाती है। यूएसए में क्या है, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। यूएस फेडरल गवर्नमेंट वो अल्टर कर सकती है स्टेट की टेरिटरी बिना उसकी सहमति से।
अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो बिल जो हमने लोकसभा राज्यसभा में जो है पेश कर दिया, अब क्या होगा? तो वो पास होगा, क्या चाहिए उसके लिए? पास कराने के लिए बिल को हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी। नाउ सच लॉ विल नॉट बी सीन एज एन अमेंडमेंट, ये कहाँ लिखा गया है? वो आर्टिकल 368 में लिखा गया है। सॉरी, आर्टिकल 368 के तहत हमें जो है अमेंडमेंट नहीं होगा, वो आर्टिकल 4 में लिख दिया गया है। आर्टिकल 4 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन लॉज। तो लॉज जो कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत हैं, उसके अगर हमें उसमें जो है कोई भी संशोधन करना उस आर्टिकल से रिलेटेड, तो हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है आर्टिकल 368 के थ्रू। नाउ इट कैन बी पास्ड, मतलब आर्टिकल 2 और 3 में जो चीजें लिखी गई हैं वो सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती हैं। फॉलो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब कि सामान्य लेजिस्लेटिव प्रक्रिया के थ्रू भी की जा सकती है। नाउ एक केस स्टडी देखते हैं, वो है बेरूबारी यूनियन केस 1960 का। इसमें क्या हुआ, इशू क्या था? इशू ये था कि क्या इंडियन टेरिटरी वो किसी फॉरेन कंट्री को दी जा सकती है? आर्टिकल 3 के तहत ये सवाल गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 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 दी जा सकती। आर्टिकल 3 के अंतर्गत इट डज नॉट कवर सेसेशन टू अ फॉरेन स्टेट। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की भाई किसी दूसरे देश को देना कहाँ लिखा है, मुझे बता दो आर्टिकल 3 में। अगर आपको कोई भारतीय टेरिटरी किसी दूसरे देश को देनी है, तो उसके लिए 368 में आपको आर्टिकल 368 में जो है आपको संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये हुआ था कि कुछ पोर्शन थे हमारे, और कुछ उन हमारे बांग्लादेश के पोर्शन, मतलब कि जो उस टाइम पर हमारा जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसके पोर्शंस थे, तो वो टेरिटरी का एक्सचेंज होना था। तो हेंस इसके लिए फिर क्या हुआ, नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1960 में। वॉज इनेक्टेड टू ट्रांसफर द बेरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा, जो कि हमने पाकिस्तान को दे दिया था। अब कॉन्ट्रास्ट केस, मतलब कि बाउंड्री सेटलमेंट का 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो सेटलमेंट है किसी बाउंड्री का डिस्प्यूट है भारत और किसी दूसरी कंट्री में, भाई जैसे कि बाउंड्री पहले से निर्धारित नहीं है, तय नहीं है, उसको हमें जो है निपटाना, उसको ठीक, ये वो था मामला बेरूबारी वाला जमीन देने का। यहाँ पर जो है हमें सीमा तय करनी है, हमारी बाउंड्री क्या रहेगी देश की। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन, इसमें आर्टिकल 2 और 3 की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जो है अगर हम बात करें, कार्यपालिका जो है अपने लेवल पे भी कर सकता है, मतलब कि पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने लेवल पर ये डिसीजन ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सीडिंग इंडियन टेरिटरी, मतलब कि भारतीय टेरिटरी किसी और को देना जब तक उसमें जो है मेंशन ना हो। तो समरी देख लेते हैं। आर्टिकल 3, पावर टू फॉर्म या मर्ज करना, अल्टर करना क्या राज्यों को बिना जो है सहमति के। आर्टिकल 4 कहता है कि लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। कहाँ पर आवश्यकता है? जहां पर हमें जमीन दी हो, और एग्जीक्यूटिव एक्शन का हमने देखा जब बाउंड्री तय करनी हो। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कंपलसरी है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग रीऑर्गेनाइजेशन बिल। नाउ स्टेट लेजिस्लेटिव की व्यू वो बाउंडिंग नहीं है। देन सीडिंग टेरिटरी, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करना है, पॉसिबल है एग्जीक्यूटिव एक्शन से। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर डिस्प्यूट था। भारत और बांग्लादेश की भूमि सीमा लगभग कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा रेड क्लिफ अवार्ड 1947 के अनुसार इसको तय किया गया है।
परंतु कुछ विवाद उत्पन्न हुए जिन्हें सुलझाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए गए, जैसे कि बग्गे अवार्ड, नेहरू नून अवार्ड 1958 में प्रयास किए गए। फिर बेरूबारी यूनियन इशू, जो इसको सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और इसको निपटान करने हेतु हमने 9वां संविधान संशोधन किया, 1960 में पास हुआ। लेकिन जो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश है के क्षेत्र में यह अधिसूचित नहीं हो पाया। ठीक है, वहां पर नोटिफाई नहीं हो पाया, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करना पड़ा बांग्लादेश के साथ। मई 16 1974 में क्या होता है, अच्छा क्या हुआ कि ये जैसे मान लो बाउंड्री है, तो कुछ एरियाज ये जो है बांग्लादेश में है, और ये कुछ इंडिया में है, और यहाँ पर पानी है, वाटर बॉडीज हैं। तो ये जो नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं, ना वो बांग्लादेश के ना वो भारत के, तो ये लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका उद्देश्य था 1974 में सीमा निर्धारण करना, विरोधी अधिग्रहण जो क्षेत्र थे एडवर्स पोजेशन का समाधान करना, और एनक्लेव्स का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव। लेकिन एग्रीमेंट को रेक्टिफाई नहीं किया गया, क्योंकि इसमें भूमि का स्थानांतरण था जो संविधान में संशोधन के बिना संभव नहीं था, तो ये लागू नहीं हो पाया। फिर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल साइन होता है, एक नई प्रोटोकॉल संधि जो है साइन की गई। इसमें नए बिंदुओं को स्पष्ट, अब नया समाधान यहां पर हुआ। पहली चीज, अनडिमार्केटेड बाउंड्री जो थी 6.1 किलोमीटर की। दूसरा, एडवर्स पोजेशन एरियाज थे और छोटे बिखरे हुए क्षेत्र थे, एनक्लेव्स थे। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, असम, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। इन राज्यों की सीमाएं कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में संशोधित की गई। अब 100वां संविधान संशोधन 2015, वो तो 2011 की बात थी। तो इस अमेंडमेंट द्वारा 1974 की संधि और 2011 के प्रोटोकॉल को संवैधानिक वैधता दे दी। हमने अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो है इसको लीगल बना दिया। तो इसमें हमने क्या किया, टेरिटोरियल एक्सचेंज किया। तो इंडिया ने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव दिए, और भारत ने जो बांग्लादेश ने भारत को 51 एनक्लेव दिए। साथ ही क्या किया गया, 6.1 किलोमीटर अंडर मार्क जो बॉर्डर था उसका निर्धारण किया गया, और एडवर्स पोजेशन का जो है वो जो है समाधान किया गया। यह अमेंडमेंट 4 राज्यों के लिए फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव लाया, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया था बेरूबारी केस 1960 में, अगर कोई भी सेसेशन होगा टेरिटरी का, उसके लिए संविधान संशोधन चाहिए आर्टिकल 368 में। इसलिए भारत जो है पार्लियामेंट में 100वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ना इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स, अभी तक हमने पढ़ा आर्टिकल और जो है कैसे राज्यों का आदान प्रदान होता है या नए राज्य बनते हैं। अब राज्य की एक क्रम पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे राज्य बने। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रियासतों का एकीकरण, मतलब कि भारत में जो है प्रिंसली स्टेट्स को जो है जोड़ा गया। तो जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ाद कर दिया, और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में बट जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स के पास अधिकार है कि वो भारत में जाएं, पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, या फिर अपना अलग देश बना लें। 1947 में भारत की आजादी के समय 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी। एक थी ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन थी, और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स, देसी रजवाड़े, ब्रिटिश क्राउन के अधीनता में थे, ये उनके अंडर में थे।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार रियासतों को 3 विकल्प दिए: भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहना। 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 ने भारत में विलय जो है किया, मतलब उन्होंने भारत के साथ जुड़ना जो है वो तय किया। 3 ने इनकार किया, वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन के थ्रू भारत में जोड़ा, जूनागढ़ के साथ रेफरेंडम हुआ, और कश्मीर में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वो साइन किया गया। जब हम आर्टिकल 370 पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पर जानेंगे कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बारे में। अब क्या हुआ इसके बाद? भारत का संविधान रिपब्लिक बन गया भारत, और अब क्लासिफिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 का था उसमें राज्यों का क्लासिफिकेशन। संविधान ने राज्यों को 4 भागों में बांटा। पार्ट ए, भाग ए में ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस 9 राज्य थे। भाग 2 में प्रिंसली स्टेट जिनमें लेजिस्लेचर 9 राज्य। भाग सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंस और कुछ रियासतें थी। और भाग डी में अंडमान निकोबार आइलैंड। कुल 29 राज्य और एक टेरिटरी। अब इसके बाद बात उठती है कि राज्यों का पुनर्गठन करने की। तो इसी में एक समिति धर कमीशन जो है 1948 में, इसको अपॉइंट किया जाता है जून 1948 में, और इसके चेयरमैन थे एस के धर। ये रिकमेंड करता है कि स्टेट्स शुड बी रिकॉग्नाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक जो है प्रशासनिक सहायता के लिए, नॉट ऑन द लैंग्वेज, भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सहूलियत सहूलियत के आधार पर। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जो पब्लिक में ना बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा होता है। और स्पेशली अगर हम बात करें कहाँ पर, साउथ इंडिया में, सॉरी, साउथ इंडिया में। अब जेवीपी कमेटी 1949 में गठित होती है। इसके बाद उसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पिताजी सीतारमैया। ये अपनी रिपोर्ट देती है 1949 में और लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देती है एज द बेसिस ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन। फिर एक आता है टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आता है, उसमें आंध्र स्टेट, उसके थ्रू जो है आंध्र स्टेट बनता है। फिर क्या होता है कि तेलुगु स्पीकिंग रीजन को अलग करने की मांग होती है मद्रास से, और इसी के तहत क्रिएट होता है आंध्र प्रदेश, पहला राज्य बनता है लिंग्विस्टिक बेसिस में। हुआ क्या, एक वेटरन गांधी के नाम से जाने जाने वाले पोटी श्रीरामल्लू थे आंध्र प्रदेश के, और वो जो है मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग करना चाहते थे। तो वो जो है डेथ, मतलब कि वो बैठ जाते हैं फास्ट अनटू डेथ पर, जब तक उनकी मृत्यु ना हो तो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और उनकी फिर मृत्यु हो जाती है 56 दिनों के बाद, और लोगों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ जाता है। हिंसा को कम करने के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पहला राज्य गठित बनाया जाता है, और वो बनता है आंध्र प्रदेश। अगला कमीशन फिर आता है 1953 में। ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो तो उसको जो है रोकने के लिए फजल अली कमीशन गठित किया जाता है। इसमें जो चेयरमैन थे उनका नाम था फजल अली। इसके अलावा के एम पानीकर, एच एन कुंजरू थे इसमें। इसको 1953 दिसंबर में अपॉइंट किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1955 में। इसने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को एज वन ऑफ द बेसिस, बट रिजेक्ट क्या किया, एक राज्य एक स्टेट, सॉरी एक भाषा एक राज्य की जो पॉलिसी है उसको इसने नकार दिया। नाउ 4 फैक्टर्स हैं स्टेट फॉर्मेशन में। पहला क्या आता है, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। तीसरा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और चौथा है वेलफेयर किन का, लोगों का, एंड नेशनल प्लानिंग। अब इसी के तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया जाएगा। इसको 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है पारित किया गया।
इसका आउटकम क्या होता है? तो पार्ट ए बी का डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया और स्टेट लाया गया, यूनिफाइड एज द स्टेट्स। पार्ट सी को एबॉलिश करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब नया जो नक्शा उभर के आया और भारत में पहली बार ये जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था उसको खत्म किया गया। अब हमारे राज्य बनते हैं 14 राज्य, 6 जो है संघ शासित प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को जो है भारत में 14 राज्य, 6 जो यूनियन टेरिटरीज थे। अब मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो क्या होता है? आंध्र प्रदेश आंध्रा प्लस तेलुगु एरियाज ऑफ हैदराबाद। केरला त्रिवेंकोर, कोचिन, मालाबार और कासरगोड। मध्य प्रदेश मध्य भारत विंध्य प्रदेश और भोपाल। बॉम्बे सौराष्ट्र और कच्छ। पंजाब और पेप्सू एरिया को मिला के डेट इज पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। मैसूर और कुर्ग को मिला के राजस्थान और अजमेर। देन लक्षद्वीप, मिनिकोय, अमिन द्वीप से जो है क्या बना? मद्रास में जो है क्रिएटेड फ्रॉम मद्रास, इनको मद्रास से बनाया गया। फाइनल रिजल्ट हमारा 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी थी वो? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द स्टेट्स 1950, वो था पार्ट 6 एंड द पार्ट 7। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स 152 से लेके आर्टिकल 237 और आर्टिकल 238। पार्ट सी का जो रिलेटेड था वो था 239 242, इनको रिपील कर लिया गया बाद में। पार्ट डी स्टेट्स 243 में थे। नाउ न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आफ्टर 1956, 1956 के बाद के नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 1956 के बड़े पुनर्गठन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद भी भारत के राजनीतिक नक्शे में लगातार बदलाव होते रहे। भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों के दबाव में सबसे पहले, अब हम राज्य जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात बनते हैं आंध्र प्रदेश के बाद। बॉम्बे जो बाइलिंगुअल स्टेट था वो जो है स्प्लिट हो जाता है महाराष्ट्र मराठी स्पीकर्स और गुजरात गुजराती स्पीकर्स के लिए, और ये 15वां राज्य बनता है। देन दादर एंड नागर हवेली 1961 में। पोर्चुगीज रूल एंड हो जाता है 1954 में। फिर 1961 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा इसको यूटी बनाया गया। गोवा दमन एंड दीव 1961 से 1987 एक्वायर किया हमने पोर्चुगीज से पुलिस एक्शन के थ्रू। 1962 में 12वें संविधान के तहत इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर 1987 में गोवा बना फुल फ्लैज स्टेट, दमन एंड दीव बने अलग यूनियन टेरिटरी। फिर 1962 में पुद्दुचेरी, फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरी जो की थी पुद्दुचेरी, डेट इज कारेकल, माहे एंड दी यनम को मिला के। देन नेक्स्ट आता है 1962 में 14th अमेंडमेंट द्वारा यूटी बनाया गया। नागालैंड असम से नागा हिल्स और तुजेंग अलग करके बनाया गया। पहले 1961 में असम के गवर्नर के अधीन रखा गया। 1963 में नागालैंड बना 16वां राज्य। इसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 1966 से 1971 में ये बनते हैं। ये बने जो है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अनुसार हरियाणा बनता है देश का 17वां राज्य। चंडीगढ़ बना नया यूनियन टेरिटरी और हिमाचल प्रदेश बना 1971 में 18वां राज्य। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972। पहले दो यूटीज फुल स्टेट बनते हैं, वो 19 एंड दी 20 राज्य बनेंगे। एंड मेघालय को पहले ऑटोनोमस स्टेट था। 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत 1972 में वो 21वां राज्य बनता है मेघालय। सिक्किम पहले इंडियन प्रोटेक्टरेट था, पहले हम रक्षा दे रहे थे। देन 1974 में 35वां संविधान स्टेट के तहत एसोसिएट किया। फिर 1975 में संविधान में हमने 36वां संशोधन किया और फुल फ्लैज्ड राज्य बना दिया। नया आर्टिकल जोड़ा गया, डेट इज आर्टिकल 371F। हटाया गया आर्टिकल 2A
एंड 10th शेड्यूल, बना 22वां राज्य। अब नेक्स्ट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में। मिजोरम बनता है पीस अकॉर्ड 1986 के बाद, बना 23वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश 24वां, गोवा बना 25वां राज्य, दमन एंड दीव रहे यूनियन टेरिटरी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर को, देन 9 नवंबर को, और 15 नवंबर को बनता है। देन 9 नवंबर को उत्तराखंड, पूर्व नाम उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश से अलग होके, झारखंड बिहार से अलग होके बना। ये बने 26वां, 27वें और 28वां राज्य। फिर 2014 में तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत ये बना 29वां राज्य। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में आर्टिकल 370 को जो है अबॉलिश कर दिया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019। देन जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। लद्दाख जिसमें आता है कि कारगिल और लेह का एरिया, इनको जो है अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। पहले राज्य, अब 2 यूनियन टेरिटरी। अब कुछ का हमने नाम भी बदला, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तर प्रदेश किया, मद्रास का तमिलनाडु किया, मैसूर का कर्नाटका किया, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीप आइलैंड्स का हमने किया लक्षद्वीप। दिल्ली यूनियन टेरिटरी का यूटी का हमने किया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली। उत्तरांचल का उत्तराखंड, पौंडीचेरी का पुदुचेरी, उड़ीसा का उड़ीसा किया हमने। देन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 2019 में। अच्छा, अब स्टेट्स की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। देन हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। इसी तरह जो है अपने यूनियन टेरिटरी जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, देन दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। अच्छा, मैंने ऊपर आपको जो है 8 बताए थे, ये टोटल जो है 9 है, याद रखना 9 है। 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। टेबल, संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए प्रमुख कानून। असम अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1951 का था। असम की सीमा से एक क्षेत्र भूटान को सौंपा गया। आंध्र प्रदेश स्टेट एक्ट, पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश, तेलुगु क्षेत्र, राजधानी कर्नूल, हाईकोर्ट था गंतूर। हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया। चंद्रनगौर मर्जर एक्ट, चंद्रनगौर फ्रेंच की अलग जो एक एनक्लेव थी उसको पश्चिम बंगाल में विलय कर दिया गया। देन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बने। बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफर एक्ट 1956, बिहार से कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए। राजस्थान एंड एमपी ट्रांसफर एक्ट 1959 का, राजस्थान से एक क्षेत्रीय क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। देन आंध्र प्रदेश एंड मद्रास अल्ट्रेशन एक्ट 1959 का, आंध्र प्रदेश और मद्रास की सीमाओं में परिवर्तन हुआ। बंगाल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, बंबई राज्य से गुजरात 15वां राज्य बना, शेष भाग महाराष्ट्र। एक्वायर्ड टेरिटरी मर्जर एक्ट 1960 का, इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान से अर्जित क्षेत्रों का असम, पंजाब, बंगाल में विलय किया गया। नागालैंड का एक्ट 1992 का, नागालैंड 16वां राज्य बनता है, असम से अलग किया गया। पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में पंजाब विभाजित, हरियाणा 17वां राज्य, चंडीगढ़ सॉरी यूनियन टेरिटरी। बिहार एंड यूपी अल्ट्रेशन एक्ट के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में बदलाव किया गया। आंध्र प्रदेश एंड मैसूर के तहत मैसूर में से कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश को दिए गए। देन मद्रास नेम चेंज, मद्रास 1968 में नाम बदला जाता है। देन असम रिऑर्गेनाइजेशन, मेघालय एक्ट, मेघालय को सब स्टेट का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश एक्ट, यूटी बनाया गया फुल स्टेट, यूटी से फुल स्टेट बना दिया, 18वें राज्य बनता है। देन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां बने।
मिजोरम अरुणाचल प्रदेश बने यूनियन टेरिटरी। मैसूर नेम चेंजेस एक्ट 1973, मैसूर कर्नाटका। लक्षद्वीप नेम चेंज्ड एक्ट 1973, लक्षद्वीप मिनिकॉय अमनदीप लक्षद्वीप में बदल जाते हैं। हरियाणा और यूपी का अल्ट्रेशन एक्ट सीमा परिवर्तन की जाती है। मिजोरम एक्ट 1986, मिजोरम 23वां राज्य बनता है। अरुणाचल प्रदेश 1986, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बनता है। गोवा दमन दीव एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 में गोवा 25वां राज्य बनता है। एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। और यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत उत्तरांचल 27वां राज्य बना। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत झारखंड 28वां राज्य बना। उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया 2006 में। और पुदुचेरी नेम जो बदला 2006 में, पुदुचेरी डेट इज द पौंडीचेरी को पुदुचेरी कहना स्टार्ट किया गया। उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा से उड़ीसा हो गया। देन आंध्र प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, तेलंगाना 29वां राज्य बना। और जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत दो यूनियन टेरिटरीज में बदल गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। नाउ क्विक टेबल क्या कहता है कि आर्टिकल 1 में लिखा गया नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन इस्टेब्लिशमेंट नए राज्यों की। और आर्टिकल 2A सिक्किम को एसोसिएट बनाया गया था स्टेट, जिसको बाद में रिपील कर लिया गया। देन आता है डेट इज द आर्टिकल 4 लॉज, जो कि आर्टिकल 2 और 3 में आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑल्सो डील्स विद द शेड्यूल 1 एंड 4 के चेंजेस से। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, that is the union and its territories.